गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के ही इस प्यारे से इंटरेस्टिंग से आर्टिकल के साथ। बियॉन्ड डॉलर्स इसका टाइटल है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। लेकिन रिसर्च क्या कहती है, क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अलग हट करके है, जो रेगुलरली आप पढ़ते हैं उस थीम से डिफरेंट है, और ये आपका आज का क्विज है, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। पूरे मन से क्लास को लो, सब चीज़ों को सीखो, और क्लास के अंत में इस क्विज पे आपको अपने ज्ञान को, अपने लर्निंग को अप्लाई करना है। देखें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 10। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको। आइए लेक्चर को पूरे मन से जोश के साथ शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी बियॉन्ड डॉलर्स। देखिए, डॉलर यानी रुपया, पैसा, धन, और बियॉन्ड मतलब पार। कह रहे जी क्या धन के पार भी कुछ है? बियॉन्ड डॉलर्स भी कुछ है। कह रहे जी वाइल मनी मे नॉट बाय यू हैप्पीनेस बट इट डज ब्रिंग अ मोर प्लेजेंट फॉर्म ऑफ मिजरी। कह रहे जी जहाँ वाइल मनी जो है, पैसा जो है, हो सकता है आपको हैप्पीनेस बाय करके ना दे, हो सकता है आपको खुशियाँ खरीद के ना दे। मे नॉट बाय यू हैप्पीनेस। कह रहे लेकिन ये डज ब्रिंग, ये ब्रिंग करता है, ये ब्रिंग करके लाता है एक ज़्यादा खुशनुमा फॉर्म को या रूप को, जो है मिजरी का या बुरे हालात का। तो अगर आपके हालात बुरे हैं किसी बात से, किसी चीज़ से, तो गरीब होकर के वो हालात आपके और ज़्यादा बुरे होंगे बजाय अमीर होने के। अमीरी में आपके बुरे हालातों का भी रूप और ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है, लुभावना हो जाता है। यानी आपको हार्डशिप और जो है परेशानी भी ज़्यादा फील नहीं होती है। समझ गए? तो ये आर्टिकल है, मतलब इसका जो यूँ समझ लो इस आर्टिकल की सोल है। इस सेंटेंस में एक एरर है। मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ। आप में से कितने बच्चे इस एरर को जो बड़ी बड़ी दिख रही है उसको पकड़ पाते हैं? चल, स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं, फिर एरर देखते हैं। मनी सब्जेक्ट है, मे नॉट बाय हैप्पीनेस है। बाय यहाँ पे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको डिटेल में करवाएंगे। बाय के बाद में यू भी लिखा हुआ है, हैप्पीनेस भी लिखा हुआ है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनी। इट की वर्ब है डज ब्रिंग। मिजरी का मतलब होता है बुरे हालात, हार्डशिप, है ना, आपको समझाया था मैंने, अनहैप्पीनेस या सफरिंग। देखो, एरर इस सेंटेंस में ये है कि इंग्लिश में बहुत सारी कंजंक्शंस हैं। प्राइमरली ये 4 कंजंक्शंस, ऑल्दो, इवन दो और वाइल। इन चारों कंजंक्शंस के अंदर एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंक्लूडेड होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जी विरोधाभास। विरोधाभास समझते हो ना, ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है, धूप है लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है, तो ये विरोधाभास की बात है ना। तो इन चारों कंजंक्शंस में विरोधाभास या एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट हमेशा इंक्लूडेड होता है। इसलिए इन कंजंक्शंस के साथ में किसी और कंजंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो इनके साथ में बट लगाओ, ना इनके साथ में यट लगाओ। दो या ऑल्दो ही इज़ माई रिलेटिव बट वी आर नॉट इन टच एनीमोर। दो या ऑल्दो का मतलब है हालांकि। हालांकि वो मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है, लेकिन हम फिर भी टच में नहीं हैं अब, बिल्कुल भी, हम बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, टच में ना होना। अब मुझे बताओ, ये बट की ज़रूरत थी या? वो मेरा रिश्तेदार है लेकिन हम फिर भी टच में नहीं है, हिंदी में ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में ऑल्दो और इवन दो के साथ में बट का कोई काम नहीं है, आप इसको निकाल दें। ठीक है, इवन दो के साथ भी ऐसा ही है, दो ऑल्दो इवन दो एक ही बात है। इवन दो आई वर्कड हार्ड येट लक डिडंट फेवर मी। हालांकि मैंने बहुत मेहनत की, आई वर्कड हार्ड, हालांकि इवन दो, लेकिन फिर भी लक ने मुझे फेवर नहीं किया, नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये येट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इवन दो के साथ में इसको निकाल दें। वैसे ही वाइल का मतलब होता है जहाँ ऐसा है। वाइल शी हैज़ लिव्ड इन मैनी कंट्रीज़ फॉर वर्क। जहाँ ऐसा है कि वो बहुत सारे देशों में रह चुकी है वर्क के लिए, काम के लिए। कह रहा है फिर भी इंडिया इज स्टिल हर फर्स्ट होम। भारत उसका पहला घर है। तो ये जो फिर भी वाला मीनिंग देने के लिए अब येट लगाते हो या बट लगाते हो, यू डोंट नीड इट। ठीक है, वाइल के साथ में यू डोंट नीड बट और येट।
तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अब बैठ गया होगा दिमाग में। 4 कंजंक्शंस का ध्यान रखना है, इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है बहुत अच्छे। यहाँ भी वाइल लगा हुआ था भाई साहब, इस बट की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली इसको पढ़ सको। जल्दी से एक लाइक और एक शेयर दे दो इस क्लास को। आपके लाइक्स और शेयर्स इस चैनल को और क्लास को दूसरे स्टूडेंट्स तक जाने में मदद कर। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए ज़रूर से डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्जाम के लिए। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये शीट बहुत अच्छी है, कुछ का कहना है कि सर पुराने वाली रखो, उसमें कंपाइलेशन मिल जाता है। तो दोनों की बात ही रख लेते हैं। ये शीट आपको कंपाइल्ड फॉर्म में भी मिल जाएगी, वीकली और मंथली, और इस फॉर्म में आपको रेगुलरली भी मिलती रहेगी। वीक के एंड में एक वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें सारे वीक की वोकैब वाले पोर्शन को इकट्ठा कर देंगे। आधे घंटे में आपको पूरे वीक की वोकैब मिल जाएगी। पहला जो वर्ड है अपने पास सोलिस, लिखा गया है इसको सोलास, सोलास है ना, लेकिन बोला जाता है सोलिस। सोलास या सोलिस एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, दोनों ही फॉर्म में यूज़ होता है। सोलिस का मतलब होता है जी निराशा में रखा गया धीरज। जब आप हार जाते हो, किसी जगह आप फेलियर मिलता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप लास्ट में एक ठंडी सांस जो लेते हो ना कि चलो अगली बार देखेंगे, उस ठंडी सांस से जो आपके अंदर धीरज आता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलिस। द फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन डिसअपॉइंटमेंट और मिजरी, इसको कंसोलेशन और कॉन्डोलेंस भी बोलते हैं। द सिक मैन फाउंड सॉलिस इन म्यूजिक, सिक मैन ने, इस बीमार आदमी ने सॉलिस को या धीरज को पाया म्यूजिक में, यानी संगीत में। तो आदमी जब बीमार होता है तो बहुत टूटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसको कंफर्ट मिल रहा था थोड़ा सा म्यूजिक के अंदर। सॉलिस को वर्ब फॉर्म में अगर यूज़ करें तो निराशा में ढाढ़स देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ जाओ अपना, पिवटल। ये वर्ड तभी समझ पाओगे पिवटल अगर आप पिवट को समझ पाओगे। पिवट होती है वो धुरी जिस पे कोई चीज़ घूम रही हो या दूसरी सब चीज़ें टिकी हुई हो, पिवट। वहीं से वर्ड बनाया है एडजेक्टिव पिवटल। ऐसी चीज़ जो सबसे मेन और सेंट्रल हो, धुरी के जैसे, बड़ी खास हो, जिस पे सब कुछ डिपेंड करता हो, वो होता है पिवटल। पिवटल को इंस्ट्रूमेंटल, कंड्यूसिव, डिसाइसिव और क्लाइमैक्टिक भी बोलते हैं। डिसाइसिव का मतलब ही होता है निर्णायक, और क्लाइमैक्टिक यानी जिससे क्लाइमैक्स निकले, किसी चीज़ का अंत जो है निश्चित हो। तो पिवटल के सिनोनिम्स हैं। पिवटल का उल्टा हो जाएगा जो बिल्कुल भी खास ना हो, जो आम हो, जिसको हम अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल भी बोल देते हैं। भगत सिंह हैड अ पिवटल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भगत सिंह का एक बड़ा खास रोल था, भूमिका थी भारत के आज़ादी के संघर्ष में। चलिए, नाउन फॉर्म पिवट, एडजेक्टिव फॉर्म पिवटल। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कंटेंट। देखिए कंटेंट एक नाउन भी है। कंटेंट का मतलब होता है सामान या कोई चीज़। अब उस नाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंटेंट नाउन तो सबको ही पता है ना। कंटेंट एक एडजेक्टिव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड या संतुष्ट। अगर आप कंटेंट तरह के आदमी हैं तो आप एकदम समझ गए ना, सब चंगा सी, एकदम अंदर आपके अंदर बड़ी उस तरह की फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर। तो कंटेंट को सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, ग्रेटिफाइड या प्लीज्ड भी बोलते हैं। और जो कंटेंट ना हो, भटकती हुई आत्मा हो, उसको डिसकंटेंटेड या अनसेटिस्फाइड आप बोल सकते हैं। ही वॉज नॉट कॉन्टेंट विद हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी से कॉन्टेंट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। एंड डिसाइडेड टू रिज़ाइन, और उसने सोचा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा।
कंटेंट एक एडजेक्टिव है, कंटेंटमेंट संतुष्टि सेटिस्फैक्शन एक नाउन है। आप ये नाउन फॉर्म कंटेंटमेंट को आज आर्टिकल में देखेंगे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास सीमी। सीम का मतलब होता है जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उस पर लगाते हो ना टांके, उसको बोलते हैं सीम। सीमी वर्ड कहाँ से बनाया गया है? आप कोई भी शर्ट, कोई भी पैंट, कोई भी जैकेट लो और उसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब समझ रहे हो ना, अंदर वाला हिस्सा उसका देखो, तो अंदर वाले हिस्से में आपको सभी टांके दिखाई देंगे। वो शर्ट कैसे सिली हुई है, जैकेट कैसे बनाई गई है, और वो साइड ऐसी होगी जो बहुत सुंदर नहीं होगी, सीमी साइड होगी वो। तो किसी भी चीज़ की घिनौने एस्पेक्ट को, घिनौने पहलू को बोलते हैं सीमी। तो सीमी हो गया हार्श, अनप्लेजेंट और सॉर्डेड। इसका बिल्कुल उल्टा हो गया जो बहुत स्मूथ हो, जो प्लेजेंट हो, डिसेंट हो, या फिर सीमलेस हो। शर्ट बाहर से सीमलेस होती है, बाहर से आपको कोई टांका नहीं दिखेगा, उल्टी करोगे अंदर का शीशा देखोगे तो सीमी होगा। तो सीमी और सीमलेस एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स। स्लम एरियाज एंड बेयरफुट चिल्ड्रन represent द सीमी साइड ऑफ आवर वर्ल्ड। जो कच्ची बस्तियां हैं और नंगे पाँवों से चलते हुए बच्चे हैं, ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं घिनौने साइड को, घिनौने एस्पेक्ट को हमारी दुनिया के। सीम नाम के सलवट से इस नाउन से इस एडजेक्टिव को बनाया गया। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास इंट्रिकेट। हिंदी में बोलते हैं जटिल और पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, है ना, उसी को बोलते हैं इंट्रिकेट। अब ये बहुत सारे सिनोनिम्स आप देख रहे हो, टॉर्चुअस, मिएंडरिंग, इनएक्सट्रिकेबल, कॉन्वोल्यूटेड, सर्क्यूटस। ये जो चार वर्ड्स हैं, इन चारों का मतलब होता है घुमावदार। टॉर्चुअस घुमावदार, मेंडरिंग घुमावदार, कॉन्वोल्यूटेड घुमावदार, सर्क्यूटस घुमावदार। कॉम्प्लिकेटेड आप समझते हैं, ट्विस्टेड का मतलब होता है उलझा हुआ, और इनएक्सट्रिकेबल भी वही चीज़ है जो इतनी ज़्यादा उलझी हुई है जिसको सुलझाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सभी सिनोनिम्स बनते हैं इंट्रिकेट वर्ड के, एडवांस वर्ड्स हैं। कभी ना कभी किसी क्लास में आएंगे, आपको वहाँ पे इनको तोड़ के बताऊंगा। इंट्रिकेट का, जटिल का बिल्कुल उल्टा होता है सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड। द पुलिस हैव अनकवर्ड एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ स्मगलिंग। पुलिस ने अनकवर किया है, खुलासा किया है एक पेचीदा नेटवर्क का स्मगलिंग के। इंट्रिकेसी किसी चीज़ की पेचीदगी होती है, इंट्रिकेसी नाउन फॉर्म है इसी इंट्रिकेट वर्ड की। चलिए डिटेल में हो गए पांचों वर्ड्स। आज के कुछ आपको एडिशनल वन वर्ड्स, एडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स ही अपने रोज करते हैं, तो वो भी देख लो। आज अपने पास एक फ्रेज है फोपा, इसको लिखा जाता है फॉक्स पास, फोपा। फ्रेंच वर्ड है शायद ये। पास या पा जो बोल रहे हैं आप, इसको लिखा हुआ पास, इसका मतलब होता है कदम। और फॉक्स जिसको लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फो, इसका मतलब होता है नकली। फो पा एक ऐसा कदम है जो मिस स्टेप है। जैसे कहीं बारिश है, पानी आ रखा है बहुत सारा सड़क पे, आपने अचानक से कदम रखा और आपको पता लगा यहाँ तो गड्ढा है, तो वो आपका एक मिस स्टेप हो गया, गलत कदम हो गया, है ना। उस गड्ढे के अंदर आप जा भी सकते हो। तो फो पा एक गड्ढे को बोला जाता है, लेकिन सोशल कंडीशंस में, सामाजिक परिवेश के अंदर जब आप कोई गलत बात बोल देते हो गलती से, है ना, ऑकवर्ड कुछ आप सोशल कोई बात कर देते हो, तो वो आपका फो पा कहलाता है। इसको गैफ, गौशरी और सॉलिसिज्म भी बोला जाता है, एडवांस वर्ड्स हैं सोशल मिस्टेक्स के लिए। जैसे कोई गलत मजाक कर दिया, किसी को बुरा मना दिया, है ना, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं फोपा। इट इज़ कंसिडर्ड अ फोपा टू अराइव एट अ सोशल इवेंट अर्ली और इवन ऑन टाइम इन इंडिया। ये माना जाता है सोशली एक ऑकवर्ड स्टेप, अगर आप अराइव करें किसी सामाजिक इवेंट में, या तो वक्त से पहले या फिर वक्त पे भी भारत में। तो अगर आपको 8 बजे बुलाया तो 10:30 बजे पहुंचना है आपको शादी में, 7:15 7:30 बजे पहुंच गए तो ये फो पा हो जाएगा, आप एक एम्बैरेसिंग काम कर रहे हैं। चलिए ये वर्ड याद रखेंगे मेरे ख्याल से। फ्रेजल वर्ब्स भी आज अपने पास देखिए, रेक या शॉवल इन एंड रेक ओवर या अप। रेक जो वर्ड है इसका मतलब होता है कस्सी, जिससे आप फावड़े से खेत में चला करके मिट्टी को हटाते हो, समझते हैं ना, फावड़ा कस्सी। शवल भी वही होता है। अगर आप रेक इन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप कस्सी भर के, फावड़ा भर के पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ह्यूज मनी भर भर के कमा रहे हैं। और अगर किसी चीज़ को आप रेक ओवर कर रहे हैं या रेक अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, किसी ऐसी बात को सबके सामने ला रहे हैं जो शायद सुनने वाले को पसंद में ना आए, गड़ा मुर्दा उखाड़ लिया।
तो दोनों रेक से, फावड़े से याद रखेंगे दोनों फ्रेजल वर्ब्स को। पीपल इन द टॉप मैनेजमेंट वर रेकिंग इन ह्यूज सैलरीज। टॉप मैनेजमेंट में जो लोग थे वो भर भर के ह्यूज सैलरीज कमा रहे थे। और कब? वाइल द कंपनी अप्रोच्ड बैंकरप्सी, जब कंपनी अप्रोच कर रही थी बैंकरप्सी को, दिवालियेपन को। तो यहाँ रेक इन कमाना। दूसरा वाला देखो, ही गेट्स अपसेट व्हेनेवर समवन रेक्स ओवर या रेक्स अप हिज फेल्ड बिजनेसेस। वो अपसेट हो जाता है जब भी कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ दे, रेक अप या रेक ओवर कर दे उसके फेल हुए बिजनेस को, व्यापार को। जब भी उसकी बात कोई निकाले तो वो अपसेट हो जाता है। चलिए बहुत डिटेल में होगी वो कैब। आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी ये है भाई साहब, पैसा, धन हैप्पीनेस को, खुशियों को नहीं खरीद सकता। ये एडिज, ये कहावत हमने बचपन से सुनी है ना, सुनी है ना। लेकिन कहावत जो है ना ये अधूरी है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीबी तो बिल्कुल नहीं खरीद सकती। खुशियां आएंगी जैसे आएंगी, वो तो जैसे आना है उनको उसके हिसाब से आना है। अगर पैसा नहीं खरीद सकता ना तो गरीबी तो बिल्कुल खरीद ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है, अगर आप दुखी भी हैं तो गरीब होकर के आप ज़्यादा दुखी होंगे बजाय अमीर होकर के दुखी होने के। और इस चीज़ को एक रिसर्च के हिसाब से इस आर्टिकल में बताया गया है। बिल्कुल रिसर्च करके देखा गया है कि लोग कितना पैसा कमा के कितना खुशी जीवन में पाते हैं। आज की टोन है एनालिटिकल, इसी रिसर्च को आपके सामने शेयर करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है जी, फ्रॉम अ यंग एज वी आर ऑफ्टन टोल्ड दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। कह रहे जी, यंग एज से ही, छोटी उम्र से ही हमें अक्सर बताया जाता है, वी आर ऑफ्टन टोल्ड, और क्या बताया जाता है कि पैसा बाय नहीं कर सकता हैप्पीनेस को। मनी जो है खुशियों को नहीं खरीद सकती। वी की वर्ब है आर ऑफ्टन टोल्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, हमें बताया जाता है। मनी की वर्ब है कैन नॉट बाय। कह रहे जी, दिस सेंटिमेंट रेजेस इंट्रीगिंग क्वेश्चंस। ये सेंटिमेंट जो है, ये जो भाव है, ये रेज करता है, उठाता है बहुत सारे सवालों को जो इंट्रीगिंग है, जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इंट्रीगिंग यानी जो आपको क्यूरोसिटी को जगाए, फैसिनेट करे आपको। तो ये सवाल कब उठाए जाते हैं? स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु रेक इन ह्यूज मनी फ्रॉम देयर परस्यूट्स। कह रहा जी, खास करके तब जब आप कंसीडर कर रहे हो व्यू पॉइंट को, नज़रिए को, उन लोगों के जो भर भर के पैसा कमाते हैं अपने परस्यूट से, अपने व्यापार से, अपने जॉब से। परस्यूट जो है जो भी काम आप करते हो। तो कह रहा है जी, ये सेंटिमेंट जो है, इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं जब भी आप किसी भर भर के पैसा कमाने वाले आदमी के व्यू पॉइंट को देखते हैं। और जैसे कौन है? सच एज एक्टर्स, सुपरस्टार्स एंड एथलीट्स। बात करें अगर एक्टर्स की, खिलाड़ियों की या सुपरस्टार्स की। सेंटिमेंट की वर्ब है रेजिस, इंट्रीग करना यानी किसी चीज़ को, क्यूरोसिटी को जगाना, जिज्ञासा को बढ़ाना। ठीक है, रेक इन करना, किसी पैसा भर भर के कमाना। हु आया है उन लोगों के लिए, हु की वर्ब है रेक इन। परस्यूट यानी जो भी व्यापार धंधा आप कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो आपका परस्यूट है। कह रहे जी, मैनी हु स्ट्रगल फाइनेंशियली टेक सॉलिस इन द बिलीफ दैट वेल्थ डज नॉट इक्वेट टू हैप्पीनेस। कह रहे जी, बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, जो पैसे से मोहताज होते हैं, वो टेक करते हैं सॉलिस को, वो लेते हैं इस कंफर्ट को, इसी बिलीफ में, इसी विश्वास में, भरोसे में कि पैसा जो है वो बराबर नहीं है, इक्वेट टू नहीं करता है हैप्पीनेस के। तो ऐसे लोग जिन्होंने पैसा जीवन में नहीं कमाया, वो जीवन भर यही रट लगाते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से खुशियां नहीं आती। कह रहे जी, वाइल दोज हु क्लेम टू बी हैप्पी ऑफ्टन सीम टू हैव अ सर्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहे जबकि जो लोग दावा करते हैं खुश होने का, जिनके हाव भाव से, पर्सनैलिटी से, बातों से आपको लगता है ये आदमी खुश है, अक्सर वो आपको दिखाई देंगे कि उनके पास कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर है, पैसे की तरफ से वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये एक विरोधाभास है समाज में। हर वो आदमी जिसने पैसा नहीं कमाया वो हमेशा ये कहेगा कि पैसे से कुछ नहीं होता, और जिसने पैसा कमाया होता है वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात कभी नहीं करता। जिसने कमाया होता है वो उसका मज़ा उठाता है और कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा आपको, या बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि पैसे से कुछ नहीं होता। चलिए, मैनी की वर्ब है टेक सॉलिस करना किसी चीज़ में, है ना, किसी चीज़ के अंदर जो है कंफर्ट लेना, निराशा में भी कंफर्ट लेना।
हु आया है मैनी के लिए, हु की वर्ब है स्ट्रगल, वेल्थ की वर्ब है डज नॉट इक्वेट टू होना किसी चीज़ के इक्वल या बराबर होना, ठीक है। दोज की वर्ब है सीम, दोज वो लोग हैं जो बहुत कमाते हैं, हु ऑफ्टन क्लेम टू बी हैप्पी। चलो बहुत सिंपल से हैं सारे, मेरे ख्याल से है ना, सब्जेक्ट वर्ब मिला पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी इन 2010 नोबेल प्राइज विनिंग बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डेनियल कैनेमन लेड अ पिवटल स्टडी। कह रहा है जी 2010 में नोबेल प्राइज विनिंग जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट है मिस्टर कैनेमन, इन्होंने लीड किया एक बहुत ही खास स्टडी को, पिवटल स्टडी को। और कौन सी स्टडी थी भाई ये? दैट फाउंड हैप्पीनेस कोरिलेट्स विद इनकम अप टू अ पॉइंट। जिस स्टडी में ये पाया गया कि हैप्पीनेस जो है, जो खुशियाँ जो हैं वो कोरिलेट करती हैं, उनका रिश्ता है आपसी बराबर का इनकम के साथ में एक सर्टेन पॉइंट तक। कह रहा जी स्पेशली अराउंड $75,000 अ ईयर, खास करके लगभग $75,000 हर ईयर तक। यानी लगभग साल का 60 लाख रुपया, 65 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं, 75 लाख रुपया कमाते, $75,000 कमाते हैं, वहाँ तक आपकी खुशियाँ बढ़ती ही जाएंगी। समझ गए ना? तो महीने का 5 लाख जब तक आप नहीं कमाने लगें, जब तक आप महीने की 5 लाख की इनकम तक टच ना कर दें, तब तक आप ऐसा ना बोले कि पैसे से खुशियाँ नहीं आती, क्योंकि 5 लाख कमाने तक आपकी खुशियाँ जो है आप उनको बढ़ता हुआ फील करेंगे। ये स्टडी में पता लगा। कैनेमन की वर्ब है लेट, दैट की वर्ब है फाउंड, दैट आया स्टडी के लिए। हैप्पीनेस की वर्ब है कोरिलेट विद करना, किसी चीज़ से सीधा रिश्ता रखना। पिविटल आप देख चुके हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो, कंड्यूसिव हो, बहुत खास हो, सेंट्रल हो, मेन हो। कह रहा है जी बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड द रिसर्च इंडिकेटेड दैट एडिशनल इनकम डज नॉट सिग्निफिकेंटली इनहेंस हैप्पीनेस लेवल्स। कह रहा है जी इस थ्रेशोल्ड के पार, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज। कह रहा है जी इस दहलीज के पार रिसर्च ने ऐसा इंडिकेट किया कि जो एडिशनल इनकम है वो सिग्निफिकेंटली इन्हांस नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी आपके खुशियों के लेवल को, हैप्पीनेस लेवल्स को। रिसर्च की वर्ब है इंडिकेटेड, ठीक है, रिसर्च ने ऐसा इंडिकेट किया। थ्रेशोल्ड यानी दहलीज, है ना, डोर स्टेप। इनकम की वर्ब है डज नॉट एनहांस। कह रहा है जी दिस रेजेस एन इंटरेस्टिंग कंसीडरेशन, ये चीज़ रेज करती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंसीडरेशन को। कंसीडरेशन यानी ख्याल, बहुत इंटरेस्टिंग ख्याल इस चीज़ से निकलता है। और क्या निकलता है? माइट एम्प्लॉयर्स इंटेंशनली पे लेस देन देयर एम्प्लॉयज वर्थ टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ कंटेंटमेंट। कह रहा है जी क्या ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जानबूझ करके पे करें कम यानी लेस उनके एम्प्लॉयज़ की वर्थ के, जिसके वो लायक हैं। और क्यों? ताकि अवॉइड किया जा सके डिस्टर्ब करना बैलेंस ऑफ कंटेंटमेंट को या खुशियों के बैलेंस को। कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। तो मान लीजिए कोई सीईओ है किसी कंपनी का जिसकी सैलरी कम से कम 2-2.5 करोड़ होनी चाहिए, उसकी वर्थ है, लेकिन कंपनी उसको 60 लाख ही दे रही है कि भाई इससे ज़्यादा में तो कुछ होगा नहीं, खुशियाँ तेरी बढ़ेंगी नहीं, तो 60 ही ले ले। तो एक इंटरेस्टिंग सा एक, समझ गए ना, एक वो कंसिडरेशन निकलता है कि 60 लाख पे ही क्यों ना मैक्सिमम सैलरी सबकी कैप कर दी जाए। हंसी मजाक की बात कर रहा है ये, ऐसा होगा नहीं, है ना। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा लाइट मूड में आपसे पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सेंटेंस के लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखा गया और मेन वर्ब बाद में है। माइट एम्प्लॉयर्स इंटेंशनली पे, डिस्टर्ब करना, किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना। वर्थ के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। वर्थ रीडिंग, वर्थ गोइंग, वर्थ वॉचिंग। तो यहाँ पे वर्थ के बाद में टू इन्फिनेटिव क्यों लगा हुआ है? कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस्ड है, जिन बच्चों को स्ट्रक्चर समझ में आती है वही बता सकते हैं। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, आप मुझे देख करके बताओ ऐसा क्यों हुआ। देखो जी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टू अवॉइड वर्थ से जुड़ा ही नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? और वर्थ यहाँ पे एक नाउन है, एडजेक्टिव है ही नहीं। एम्प्लॉइज वर्थ, एम्प्लॉय की कीमत, एम्प्लॉइज देख रहे हो आप, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एडजेक्टिव बना के इस वर्थ को नाउन बनाया गया। तो वो जो वर्थ के आगे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वो वर्थ एक एडजेक्टिव होता है, उस केस में लगाई जाती है। दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, ये मूवी देखने के लायक है। दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग, ये किताब पढ़ने के लायक है। लेकिन एम्प्लॉइज वर्थ अवॉइडिंग नहीं है यहाँ पे, वर्थ यहाँ पे नाउन है, टू अवॉइड एक इन्फिनेटिव है। बढ़े आगे।
कह रहा है जी Kahneman study which included around 500,000 Americans might not translate seamlessly to different cultural context। कह रहा है जो Kahneman की स्टडी है जिसमें इंक्लूड हुआ था लगभग 5 लाख अमेरिकन, 500,000 अमेरिकन, बड़ी स्टडी थी ये। कह रहा है जी हो सकता है ये ट्रांसलेट ना करे बिल्कुल स्मूथ मैनर में, सीमलेस तरीके से डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि सच एज पापुआ न्यू गिनी और इंडिया। चाहे इन दोनों कंट्रीज़ की बात कर लो, बहुत डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। वेयर द हैप्पीनेस थ्रेशोल्ड कुड डिफर मार्केटली, जहाँ पे हैप्पीनेस की जो थ्रेशोल्ड है, खुशियों की जो दहलीज है वो अलग हो सकती है बहुत बड़े स्केल पे, मार्केटेड लेवल पे, है ना, मार्क लेवल पे। तो ज़रूरी नहीं है अमेरिका में स्टडी हुई है तो अमेरिका के बाहर भी ये सही से लागू पड़े। हो सकता है इंडिया में 60 लाख की ज़रूरत ना पड़े, 50 लाख में, 40 लाख में भी आप पीक हैप्पीनेस ले पाओ। पपुआ न्यू गिनी के अंदर और कल्चर होगा, वहाँ पे कुछ और थ्रेशोल्ड होगी। थ्रेशोल्ड सब जगह है, सबकी अलग अलग हो सकती है। स्टडी की वर्ब है माइट नॉट ट्रांसलेट, विच आया स्टडी के लिए, विच की वर्ब है इंक्लूडेड। सीमलेसली यानी बिना किसी सीम के, है ना, बिना किसी सलवट के। सीम और सीमलेस याद है ना आपको, सीमलेसली यानी स्मूथ तरीके से। थ्रेशोल्ड यानी दहलीज, वर्ब है इसकी कुड डिफर। कह रहा है जी येट द आइडिया ऑफ क्वांटिफाइंग हैप्पीनेस इज अ कंपेलिंग परस्यूट इन सोशल साइंस। फिर भी जो ये आइडिया है, जो ख्याल है क्वांटिफाई करने का, क्वांटिटी में नापने का हैप्पीनेस को, इतने पैसे पे इतनी हैप्पीनेस, इतने धन पे इतनी खुशी, कह रहा है ये जो विचार है ये एक बहुत ही कंपेल करने वाला परस्यूट है, बहुत अट्रैक्ट करने वाला काम है सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में। परस्यूट यानी काम, कंपेलिंग यानी जो मजबूर करे, आपको कन्विंस करे किसी काम को करने के लिए, आपको लगे कि मुझे करना ही करना है, तो वो चीज़ आपको कंपेल कर रही है। ऐसा ही काम ये सोशल साइंस में होता है। आइडिया की वर्ब है यस। क्वांटिफाई करना, किसी चीज़ को क्वांटिटी में बताना। चलिए, कह रहा है जी द इसेंशियल क्वेश्चन अराइजेस। कह रहा है अब सबसे जो ज़रूरी सवाल है वो खड़ा हो चुका है, इसेंशियल क्वेश्चन खड़ा अराइज कर गया है। वाई स्ट्राइव टू एक्यूमुलेट वेल्थ बियॉन्ड द आइडेंटिफाइड लिमिट्स। क्यों स्ट्राइव किया जाए, क्यों कोशिश किया जाए, स्ट्राइव करना भरसक कोशिश करना, क्यों खून पसीना बहाया जाए इकट्ठा करने के लिए वेल्थ को उस आइडेंटिफाइड लिमिट के बियॉन्ड। अगर आप 60 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं तो 65 लाख के लिए मेहनत भी क्यों करो, क्योंकि 60 पे तो पीक हैप्पीनेस मिल ही रही है। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। कह रहा है जी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन द फिगर इक्वेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 91 लाख रुपीज़ एनुअली टुडे। कह रहा है अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें, महंगाई से, तो ये फिगर जो है वो इक्वेट करती है लगभग 90-91 लाख रुपए भारत में आज। तो 2010 में वो 60 लाख रुपए थे 2010 के हिसाब से। अब महंगाई भी तो बढ़ी ना, 10 से 2024 के बीच में 60 के 90 मान लो, तो भारत में ये फिगर जो है साल के 90 लाख के आसपास है, यानी महीने के आप गिन लो कितने हो गए लगभग 7.5-8 लाख रुपए महीने की जो है इनकम है ये। कह रहा है जी इन अ कॉन्ट्रास्टिंग फाइंडिंग रिसर्चर मैथ्यू किलिंग्सवर्थ from Wharton University discovered in 2021 that a positive correlation between money and happiness extends well beyond the 75,000 mark for many individuals। कह रहे जी एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टडी में, इससे बिल्कुल एक अलग स्टडी में, कॉन्ट्रास्ट वाली अपोजिंग स्टडी में, रिसर्चर जो थे किलिंग्सवर्थ वॉर्टन यूनिवर्सिटी के, इन्होंने डिस्कवर किया 2021 में कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, सीधा सीधा जो रिश्ता है मनी और हैप्पीनेस का, ये बहुत आगे जाता है $75,000 मार्क के बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए। तो किलिंग्सवर्थ ने ये बताया कि कुछ लोग 90 लाख रुपए से ज़्यादा कमा के भी और खुशियाँ खरीद सकते हैं साल के। 90 लाख पूरे जीवन के नहीं है, साल के हैं ये। तो किलिंग्सवर्थ ने ये बताया कि कुछ लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक जा कर के और खुशियाँ खरीद पाते हैं, है ना। उन लोगों के ऊपर स्टडी करके उसने बताया। किलिंग्सवर्थ की वर्ब है डिस्कवर्ड, कोरिलेशन की वर्ब है एक्सटेंड्स। कह रहा है जी कैनेमन एंड किलिंग्सवर्थ लेटर कोलैबोरेटेड। कह रहा है ये दोनों साइंटिस्ट बाद में जाके कोलैबोरेट कर गए, मिल गए, एंड डिस्कवर्ड, और इन्होंने ये पाया दैट द हैप्पीनेस गैप बिटवीन एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स एंड दोज ऑफ मिडिल इनकम इज वाइडर देन दैट सेपरेटिंग मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स। उन्होंने ये पाया कि जो हैप्पीनेस का गैप है, जो खुशियों का
फासला है अमीर घरों के बीच में, अमीर लोगों के बीच में और मिडिल इनकम वाले लोगों के बीच में। कह रहा है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत वाइड था, बजाय उस दैट के या उस गैप के या उस फासले के जो सेपरेट करता था मिडिल और लो इनकम ग्रुप्स को। तो कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में इन्होंने ये पाया, जो आदमी साल का 1 करोड़ कमा रहा है और जो आदमी साल का 15 लाख कमा रहा है, मिडिल इनकम वाला, इन दोनों के बीच में जो खुशियों का गैप है वो बहुत बड़ा है। 15 से 1 करोड़ जाने में बहुत सारी खुशियां जो है आप खरीद लेते हो अगर इतने लेवल तक, इनकम लेवल तक आप पहुंचते हो, बजाय 15 लाख और 5 लाख वाले के बीच में। ठीक है, तो अगर आप समझ पाओ तो इस एग्जाम्पल से समझ पाओगे। 5 से 15 में उतनी खुशियां नहीं मिलेंगी जितनी 15 करोड़ से 1 करोड़, 15 लाख से 1 करोड़ एनुअल इनकम तक जाने में आप खुशियां में जो डिफरेंस है फील करोगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। कैनेमन एंड किलिंग्सवर्थ दोनों की वर्ब है कोलैबोरेटेड और दूसरी वर्ब है डिस्कवर्ड। इन्होंने कोलैबोरेट किया, मिल गए, और डिस्कवर किया, ऐसा पाया। कोलैबोरेट करना समझते हैं ना। हैप्पीनेस गैप की वर्ब है वाइडर देन, है ना, बहुत ज़्यादा वाइड है बजाय देन से, यानी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ये दोज और दैट लगाया गया, आपको पता है किस लिए। देखिए ये दोज आया है इंडिविजुअल्स के लिए और ये दैट आया है गैप के लिए। ये जो गैप है वो वाइडर है उस गैप के, उस दैट के, दैट यानी गैप, समझिए ना, गैप सिंगुलर है तो दैट लगा दिया। और ये इंडिविजुअल्स जो एफ्लुएंट हैं और इंडिविजुअल्स यानी दोज जो मिडिल इनकम के हैं। तो दैट दोज वाला कॉन्सेप्ट आज करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन अच्छे से आपको आता है, जिन बच्चों ने किया हुआ है उससे, है ना, इसको मैच करना, कहाँ दैट कहाँ दोज लगेगा। कह रहे जी दिस लीड्स टू अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंट्रिकेट रिलेशनशिप। कह रहे ये चीज़ हमें लीड टू करती है और ज़्यादा बड़ी अंडरस्टैंडिंग तक उस पेचीदा रिश्ते की, इंट्रिकेट रिलेशनशिप की, जो है बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटस एंड इमोशनल वेलबींग, जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटस और इमोशनल वेलबींग के बीच। फाइनेंशियल स्टेटस यानी पैसा कितना आपके पास है, इमोशनली वेलबींग आप कितने अंदर से खुश हो, कितने हैप्पी हो। इंट्रिकेट याद होगा आपको वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पेचीदा। चलिए लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी इन कंक्लूजन द इंटरसेक्शन ऑफ मनी एंड हैप्पीनेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग फील्ड ऑफ स्टडी। कह रहा है जी कंक्लूजन में देखा जाए जो इंटरसेक्शन है पैसे और मनी और हैप्पीनेस का, वो एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग फील्ड ऑफ स्टडी है, बहुत ज़्यादा पेचीदा और डेवलप करता हुआ स्टडी का फील्ड है। इसमें चीज़ें बदलती जा रही हैं। इंटरसेक्शन समझते हैं, दो चीज़ों का मेल कहलाता है इंटरसेक्शन, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कह रहे जी वाइल वेल्थ कैन नॉट परचेज जॉय, पॉवर्टी सर्टेनली डज नॉट ऑफर इट एट ऑल। कह रहे जहाँ वेल्थ जो है जॉय को नहीं खरीद सकती है, अंदर की खुशी पैसे से सीधे सीधे नहीं खरीदी जा सकती बाजार में। कह रहे लेकिन वहीं पॉवर्टी जो है वो भी निश्चित रूप से जॉय को ऑफर बिल्कुल भी नहीं करती है, उसमें भी कोई मज़ा नहीं है। वेल्थ की वर्ब है कैन नॉट परचेज, पॉवर्टी की वर्ब है डज नॉट ऑफर। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। कह रहा जी एज सच द क्वेस्ट टू डिफाइन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस कंटिन्यूज, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू जेन्युइनली सेलिब्रेट लाइफ। कह रहा जी अगर देखा जाए तो एज सच जो क्वेस्ट है, जो ख्वाहिश है डिफाइन करने की, परिभाषित करने की, मॉनेटरी वैल्यू को, मनी वैल्यू को, हैप्पीनेस की, ये सर्च, ये क्वेस्ट, ये ख्वाहिश आज भी जारी है। देखा जाए, एज सच का मतलब है देखा जाए तो, देखा जाए तो ये ख्वाहिश आज भी लोगों की जारी है, हैप्पीनेस को कैसे मनी में एक्सप्रेस करें। कह रहे वह ये जारी कैसे है, खड़ा करते हुए सवालों को उन रिसोर्सेज के बारे में, उन संसाधनों के बारे में जो ज़रूरी होते हैं लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए जेन्युइन तरीके से। समझ गए, क्वेस्ट की वर्ब है कंटिन्यूस। चलो अब आओ अपने क्विज पे, इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इंग्लिश में डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे एक वर्ब है ईट, आई एट एन एप्पल, मैंने खाया एक सेब। क्या खाया मैंने खाया एक सेब। तो सेब जो है एप्पल, क्या का यानी वट का जवाब दे रहा है ईट नाम की वर्ब से, ईट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ईट। तो एप्पल जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, वट से रिप्लाई करने वाला। दूसरी एक वर्ब है आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने बुलाया मेरे दोस्त को या फ़ोन किया मेरे दोस्त को। किसे किया भाई फ़ोन आपने? अपने दोस्त को। टू हुम डिड यू कॉल अप? आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड।
तो जब यहाँ पे होम का रिप्लाई दे रहा है फ्रेंड, ये भी इस कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन व्हाट का या होम का रिप्लाई दे, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है उस वर्ब का। एप्पल बन गया ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट, माई फ्रेंड बन गया कॉल वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ना चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स तब हो जाती है जब कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसके पास दो नाउन्स हो, एक जवाब दे रहा हो व्हाट का, एक जवाब दे रहा हो होम का। जैसे आई टोल्ड अ सीक्रेट टू माई फ्रेंड, मैंने एक सीक्रेट बताया मेरे दोस्त को। क्या बताया आपने? व्हाट डिड यू टेल? मैंने बताया एक सीक्रेट। तो सीक्रेट बन गया टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट। और किसे बताया? टू होम डिड यू टेल? आई टोल्ड इट टू माई फ्रेंड, मैंने बताया अपने दोस्त को। तो ये जो फ्रेंड है ये भी टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, सीक्रेट नाम का नाउन भी टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। व्हाट वाला काम करने वाला ऑब्जेक्ट भी है और होम वाला काम करने वाला ऑब्जेक्ट भी है। जो होम वाला काम करने वाला ऑब्जेक्ट है वो टू लगा के जुड़ा हुआ है, और कभी कभी ये फोर के साथ भी आ जाएगा। माई सिस्टर कुकड सम फूड फॉर मी, मेरी सिस्टर ने कुछ फूड को कुक किया, कुछ खाना बनाया मेरे लिए। क्या बनाया? वट डिड शी कुक? शी कुकड सम फूड, फूड बन गया ऑब्जेक्ट। किसके लिए बनाया? मेरे लिए बनाया, फॉर मी, होम का रिप्लाई दे रहा हूँ मी, तो मैं भी बन गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऐसा केस हो, कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसके दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हों और दूसरे ऑब्जेक्ट को टू से या फोर से जोड़ के बताया जा सके, तो उस सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है जो आपने अभी आर्टिकल में देखा। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है जी आई टोल्ड, देखो टू माई फ्रेंड था, इसका टू निकाल दो, या लिख दो माई फ्रेंड अ सीक्रेट। है ना इजी? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो टू से या फोर से जुड़ा होता है, जो होम का रिप्लाई कर रहा होता है, उसका टू या फोर निकाल के वर्ब के बिल्कुल बाद उसको लिख दिया जाए, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो व्हाट से रिप्लाई कर रहा है उसको लिख दिया जाए। अब ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आई टोल्ड अ सीक्रेट टू माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड अ सीक्रेट। ठीक है? वैसे ही माई सिस्टर कुक सम फूड फॉर मी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, माई सिस्टर कुक्ड मी सम फूड। इसका मतलब ये नहीं है मेरी सिस्टर ने मुझे कुक कर दिया, मुझे पका दिया, नहीं। माई सिस्टर कुकड मी सम फूड, मेरे लिए कुछ फूड को पकाया। समझ गए ना? तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं जिनके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसी और वर्ब्स हैं जैसे गिव, ऑफर, बाय। इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करके आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। ठीक है? बाय हैप्पीनेस फॉर यू या बाय यू हैप्पीनेस। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बेसिक ग्रामर में अच्छे से कराया हुआ है, आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ एज क्लास वर्क। माई कोवर्कर ऑफर्ड हर लंच टू मी, मेरे कोवर्कर ने अपना लंच मुझे ऑफर किया। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऑफर को दूसरे तरीके से लिख करके बताना है। समझ गए ना? देखो कैसे लिखोगे, इस टू को कैसे निकालोगे। सभी लोग कमेंट्स में डालना, एक बार लिखोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए रैप अप करें, क्विज पे आए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना पैराजंबल्स का सेट है। एक बार इसको पॉज कर लो वीडियो को और चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, फिर देखते हैं अपने बना पा रहे हो आपके नहीं बना पा रहे हो, फिर मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपने चारों स्टेटमेंट्स वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लिए हैं। देखो मैं सीधे अपने उन पे आऊँगा, ट्रांसलेट तो आप कर ही चुके हैं। केमन स्टडी एक्सप्लोर्ड द रिलेशन, द स्टडी रिवील्ड दैट हैप्पीनेस। द स्टडी आया है केमन स्टडी के लिए, चार के बाद एक आएगा। समझ गए ना? चाहे इमीडिएटली बाद में नहीं आए, लेकिन पहले चार आएगा फिर एक आएगा, चाहे बीच में दो स्टेटमेंट्स और आ जाए, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, दिस फाइंडिंग क्वेश्चंस द लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ। कौन सी फाइंडिंग? फाइंडिंग ये है कि हैप्पीनेस टेंड्स टू लेवल ऑफ आफ्टर अ स्पेसिफिक इनकम। हैप्पीनेस जो है एक स्पेसिफिक इनकम के बाद में बराबर हो जाती है, और यही फाइंडिंग उस लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ को क्वेश्चन करती है कि मनी ऑलवेज इक्वेट्स टू मोर हैप्पीनेस। समझ गए ना? मोर मनी से मोर हैप्पीनेस नहीं आएगी, एक लेवल के बाद में हैप्पीनेस बराबर हो जाएगी सबकी। तो ये फाइंडिंग जो है ना, दिस फाइंडिंग, ये इस एक नंबर वाली स्टेटमेंट के लिए आया है। दो नंबर में कोई फाइंडिंग ही नहीं है। फर्दर रिसर्च फाउंड दैट फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड। व्हाट थ्रेशोल्ड? पहले थ्रेशोल्ड बतानी पड़ेगी ना आपको। समझ गए ना? चलो, तो चार के बाद में आपको रखना है एक नंबर को,
केमन की स्टडी ने एक्सप्लोर किया पैसे और खुशी के रिश्ते को। स्टडी ने रिवील किया कि हैप्पीनेस जो है एक इनकम के बाद में फिक्स हो जाती है। ये फाइंडिंग जो है सवाल उठाती है, पहले 4 नंबर आया, फिर 1 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया। ये फाइंडिंग जो है सवाल उठाती है कि पैसा जितना आ जाए उससे और हैप्पीनेस आएगी। ये सवाल हमेशा जो है इसको क्वेश्चन करती है। लास्ट में 2 नंबर में बताया गया कि इंटरेस्टिंगली और रिसर्च ने हमें ये बताया कि और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एक्सटेंड होता है बियॉन्ड इवन दिस थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड के बाद भी। चलिए 4132 आपका आंसर बनेगा। आ जाओ सेकंड पे। मुश्किल तो नहीं लगा ज़्यादा, जिसने पढ़ा होगा उसको मुश्किल नहीं लगेगा। करे जी ऑथर क्या सजेस्ट करता है इस फ्रेज को लेकर के, अ मोर प्लेजेंट फॉर्म ऑफ मिजरी, इस आर्टिकल में। इन द आर्टिकल ही लिख दो ना। इस सेंटेंस से क्या, इस फ्रेज से क्या मतलब है, अ मोर प्लेजेंट फॉर्म ऑफ मिजरी, इसका क्या मतलब है? अजी इसका यही मतलब है कि मिजरी कितनी भी आ जाए, सफरिंग कितनी भी आ जाए, अगर जेब में पैसा है, धन है, तो वो सफरिंग उतनी खराब नहीं लगेगी आपको। अगर रोना भी पड़ रहा है तो अपने घर में बैठ के रोगे, अपनी गाड़ी में बैठ के रोगे, बजाय साइकिल चलाते हुए सड़क पर रोने के। तो मोर प्लेजेंट फॉर्म ऑफ मिजरी जो है वो पैसे से मिलेगी आपको। इसका मतलब ये है, वाइल मनी मे नॉट इंश्योर हैप्पीनेस, इट कैन एलिवेट सम हार्डशिप। चलो थर्ड पे आ जाओ। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस आर्टिकल की आत्मा क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? देखो जी, सेंट्रल आइडिया यही है जी, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं और हैप्पीनेस भी आती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद में नहीं आती है ना। $75,000 जो है या $1,00,000 जो है उसके आसपास, 1 करोड़ रुपया साल का अगर आप कमा लेते हैं, उसके बाद आप जितना भी कमाएंगे उससे आपके हैप्पीनेस लेवल में बहुत फर्क नहीं आएगा। तो वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट बट लिमिटेड हैप्पीनेस बियॉन्ड ए पॉइंट। बियॉन्ड ए पॉइंट जो है हैप्पीनेस उससे लिमिटेड होती है। सबसे अच्छा आंसर यही बनेगा इसमें। बाकी भी आपको बी भी सही लग सकता है, सी भी सही लग सकता है, लेकिन ए जो है इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। चलो मैच करने कॉलम्स को। सॉलिस का मीनिंग पूछा है आपसे। सॉलिस, रेक इन, सीमलेस और टॉर्चुअस। मेरे ख्याल से बड़े इजी हैं, करवाने की जरूरत नहीं है। क्या करवा दूं? सॉलिस का मतलब होता है निराशा में मिली हुई धीरज, या जिसको बोलते हैं कंसोलेशन। रेक इन यानी भर भर के कमाना, अर्न ह्यूज मनी। सीमलेस यानी जो बहुत एकदम स्मूथ हो, प्लेजेंट हो, है ना। सीमलेस हो, जिसमें कोई टांके ना दिखें आपको, ऐसी शर्ट जो आपने सीधी सीधी देख रखी हो सामने से, ठीक है, सीमलेस। प्लेजेंट हो गया। टॉर्चुअस यानी बहुत घुमावदार, बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लेक्स, तो इसको आप बोल सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड। टॉर्चुअस, मेंडरिंग, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लिकेटेड, इनएक्सट्रिकेबल, सभी घुमावदार या कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। तो चौथे का बन जाएगा, सेवन्थ का बन जाएगा बी। लास्ट में मिलेंगी आपको 3 एरर्स। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिलेगी इस ऑफर वर्ड के आसपास, ठीक है। और तीसरी चलो, ये तीसरी कॉम्प्लेक्स है, खुद से देखोगे तो पता लगेगा। मैं काम करता हूँ, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं लास्ट वाले आपके होमवर्क के अंदर ऐड कर देता हूँ। होमवर्क में 5 क्वेश्चन मैं आपको देता ही हूँ। ये हो गया आपका 6, 7, 8। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए हैं 8 क्वेश्चंस के। अपना होमवर्क देखो, 5 के आंसर्स लिखने हैं आपको बकायदा, नंबर मत लिखना। रेकअप का मीनिंग क्या है ना। थ्रेशोल्ड क्या होता है, फोपा क्या है, इंट्रिकेट का एंटोनिम क्या है। कोशिश करो लिखने की। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, वहाँ से चेक करना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ये भी बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की ज़रूर से बताया करो कमेंट्स में। अपना ओपिनियन भी ज़रूर लिखना पैसे और हैप्पीनेस को लेकर के। चलिए अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।